Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो आज हम केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था केमिस्ट्री की डेफिनेशन, जिसमें आता है कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं और मैटर किस कंडीशन में कैसी स्टेट एक्वायर करता है और बहुत सारे लॉज जो उन चेंजेस को गवर्न करते हैं, ये सब केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। अब और उसके बाद हमने पढ़ा था मैटर। ये मैटर होता क्या है, हमने देखा था जो हमारा यूनिवर्स है ये दो चीज़ों का बना है, एक तो मैटर, दूसरा एनर्जी। मैटर के लिए दो क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, मतलब जब भी कोई चीज़ हम बोले कि ये मैटर है, उसमें वॉल्यूम होना चाहिए और उसका वेट होना चाहिए कुछ ना कुछ, तब जाके वो चीज़ मैटर कहलाती है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिए थे, चेयर, पेन, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब मैटर है। इन्हीं की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मैटर जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। बेसिकली 4 मेन प्रॉपर्टीज़ है मैटर की। पहली प्रॉपर्टी, मैटर जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का बना है। दूसरी प्रॉपर्टी, मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हर वक्त कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं बिकॉज इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद हमने देखा था कि मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, जिन स्टेट्स का नाम था सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इन स्टेट में हमने देखा था सॉलिड्स में शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट फिक्स होते हैं। लिक्विड में ओनली वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप चेंज होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेनर जिसमें हमने लिक्विड रखा हो। और गैस के केस में ना शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। उसके बाद हमने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी जो किसी भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को टिप ऑफ द टंग और अच्छे से बेसिक आइडिया होना चाहिए उनका। एक तो था एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट एक प्योर सबस्टेंस जिसका स्मॉलेस्ट यूनिट एटम हो, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एलिमेंट में एल्युमिनियम, कार्बन और सोडियम। दूसरा था कंपाउंड। कंपाउंड भी एक प्योर सबस्टेंस होता है, लेकिन इसका बेसिक यूनिट जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है। और मॉलिक्यूल खुद क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ एटम होता है जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। तो एलिमेंट्स की एग्जांपल में हमने देखा था एल्युमिनियम, कार्बन, सोडियम। इसके अलावा भी हम बहुत सारी एग्जांपल्स आज देखेंगे। और इसी तरह कंपाउंड्स की एग्जांपल में हमने देखा था वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। हमने देखा था एलिमेंट्स का अपना एक सिंबल होता है, जो सिंबल उसके एटम्स का होता है वही उस एलिमेंट को डिनोट करने के लिए यूज़ हो जाता है। और सिंबल्स में याद रखना है, सिंबल में एक लेटर होता है या दो। अगर एक हो तो वो कैपिटल लिखना है, अगर दो हो तो उनमें से सिर्फ पहला कैपिटल लिखना है और दूसरा स्मॉल। हमने ये भी देखा था बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नाम और जो केमिकल नेम और सिंबल मैच नहीं करता। जैसे सोडियम के केस में इसका सिंबल Na है। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम जो है वो चेंज हो गया है। इनका ओल्ड नेम जो था उसी के बेसिस पे जो सिंबल था वो रिटेन है, लेकिन नाम चेंज हो गया है। इसी तरह हमने देखा था कंपाउंड्स को शॉर्ट में डिनोट करने के लिए इनका एक फार्मूला होता है, जिसमें फार्मूले में सिंबल ऑफ एटम्स होते हैं और कुछ नंबर सबस्क्रिप्ट में होते हैं जो डिनोट करते हैं कि कौन सा एटम उसके अंदर किस प्रपोर्शन में प्रेजेंट है। उसके बाद हमने देखा था सॉलिड की डेफिनेशन, स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसकी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम और कुछ एग्जांपल्स। लिक्विड की भी डेफिनेशन देखी थी और गैस की डेफिनेशन भी देखी थी हमने। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से। तो सबसे पहले मैटर को क्लासीफाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखो, जब भी हमें क्लासीफाई किसी भी चीज़ को क्लासीफाई इसलिए करते हैं ताकि उसकी स्टडी आसान हो जाए।
तो यहाँ केमिस्ट्री में भी हम मैटर को हमने देखा कल, मैटर तो बहुत सारे हैं दुनिया में, हज़ारों लाखों इतने सारे मैटर हैं। अगर हम एक एक को पढ़ेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर एक चीज़ को सिंगल एक एक को अलग अलग से पढ़ें। इससे अच्छा है हम उनको क्लासीफाई करके पढ़ें। तो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं मैटर को दो तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है, फिज़िकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन हमने कल देखी थी। देखो, फिज़िकल क्लासिफिकेशन में देखा जाता है कि कोई भी मैटर दिखता कैसा है, क्या उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स है। जैसे कि हमने कल देखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो 3 टाइप के मैटर्स हैं ये क्लासीफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे सिर्फ बाहर से मैटर को देखा जाता है, वी डोंट नो कि अंदर मैटर के अंदर क्या है, उसमें किस किस्म की कंपोजिशन है, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन में। हम सिर्फ बाहर से देखते हैं कि दिखता कैसा है मैटर। तो इसी के बेसिस पे हमें 3 तरह के मैटर मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमने कल ही समझा है। अब आज हम अच्छे से देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन को। केमिकल क्लासिफिकेशन में ये देखा जाता है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है, अभी हमें पता है कि मैटर पार्टिकल्स का बना है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में उन पार्टिकल्स को देखा जाता है, क्या वो पार्टिकल्स एक किस्म के हैं, क्या वो पार्टिकल्स एक से ज़्यादा किस्म के हैं। अगर किसी मैटर के अंदर 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे तो उनको प्योर सबस्टेंस कहा जाएगा, और अगर किसी सबस्टेंस के अंदर एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स पाए जाएंगे तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब प्योर सबस्टेंसेस कल हमने देखा था, अगर प्योर सबस्टेंसेस के अंदर सिर्फ एटम होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, उसको हम एलिमेंट कहते हैं ये। और अगर प्योर सबस्टेंस के अंदर जो वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको हम, ऐसे सबस्टेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। जो प्योर सबस्टेंस है इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू 3 टाइप्स, प्योर सबस्टेंस और या एलिमेंट। प्योर सबस्टेंस 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड। एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम पाए जाते हैं। यही एलिमेंट्स खुद 3 तरह के हैं जिनको हम इन नामों से जानते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स। मेटल्स की एग्जांपल आएगी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन। इसी तरह नॉन मेटल्स की एग्जांपल है कार्बन, सल्फर, फ्लोरीन, हीलियम। इसी तरह मेटालाइट्स की कुछ एग्जांपल सिलिकॉन, आर्सेनिक। तो ये हो गया। अब हम आते हैं कंपाउंड्स पे, जो प्योर सबस्टेंसेस ही होते हैं लेकिन इनका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कंपाउंड्स खुद 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादातर कार्बन पाया जाता है, जबकि इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन है इनकी। तो ये हो गया प्योर सबस्टेंस की बात। दूसरा सबस्टेंस होता है, ये तो प्योर सबस्टेंस अभी इतना है। दूसरा सबस्टेंस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम वाटर के अंदर साल्ट डालते हैं उसमें 2 तरह के सबस्टेंस आ जाते हैं, वाटर जिसका फार्मूला H2O है, साल्ट जिसका फार्मूला NaCl है। तो वो मिक्सचर की फॉर्म में रहते हैं। तो इसमें हमने 2 तरह के सबस्टेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं। फिलहाल हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं इन्हीं प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर को। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स है यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि एलिमेंट्स में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। और आप देखोगे इन सब के सामने इनका सिंबल दिया है मैंने, हाइड्रोजन का सिंबल H, लिथियम का सिंबल Li, सोडियम का सिंबल Na, पोटाशियम का सिंबल K, बिकॉज पोटाशियम का ओल्ड नेम केलियम था। इसी तरह रुबीडियम का सिंबल Rb। इसी तरह हम आगे देखेंगे, मैंने एलिमेंट्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पे।
तो आप सीज़ियम, फ्रेंशियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनमें से जितने नाम आपको याद रह सकते हैं उतने याद रखने हैं आपको, और इनके सिंबल भी। मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब एग्जाम्पल है एलिमेंट्स की, और भी बहुत सारे हैं। और अगर हमें कोई पूछे कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो आज तक मतलब जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स कम्प्लीटली डिस्कवर हुए हैं, और उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई है। तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स है अभी तक। 118, इसको आप नोट्स में लिख के रखोगे, 118 एलिमेंट्स, और इनको हम एक टेबल की फॉर्म में भी याद रखते हैं, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब हम आते हैं कंपाउंड्स पे। कंपाउंड और उनके सिंबल्स। यहाँ पे मैंने कंपाउंड्स की एग्जांपल में वाटर दिया है। सबसे पहले आपको पता है वाटर का फार्मूला होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन CH4, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, कॉमन साल्ट, पोटाशियम परमैंगनेट, ये कुछ एग्जांपल्स है कंपाउंड्स की। अभी हम आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर की एग्जांपल में आता है शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, सॉइल एक्स्ट्रा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस का मेन पार्ट, जो कि है केमिकल एंड फिज़िकल चेंज। अब हमारे पास दो तरह की चेंजेस होती हैं, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। हम इनको अच्छे से आज समझेंगे। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे बदलाव देखते रहते हैं, जैसे कि दूध का दही बन जाना, जैसे कि आइस का मेल्ट हो जाना, वाटर का वाटर वेपर बन जाना। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम आसपास के माहौल में अपने देखते रहते हैं। ये सारी चेंजेस जो हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक है फिज़िकल चेंज, दूसरी है केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। फिज़िकल चेंज में हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं बनती है। नो न्यू सबस्टेंस इज़ फॉर्म्ड इन द फिज़िकल चेंज। जबकि केमिकल चेंज में अगर हम देखें तो हमारे पास नए सबस्टेंस बन जाते हैं। फिज़िकल चेंज की बात करें तो हम फिज़िकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। जो हमारे पास था, जब वो किसी और चीज़, जब वो उसमें कोई चेंज आती है, उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज जब होती है तो उस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेंगे। तो यहाँ पे है कुछ एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल चेंजेस। पहली एग्जांपल है, जो हमारा, मान लो हमारे पास एक आइस का टुकड़ा है। आइस बेसिकली वाटर होता है, उसका फार्मूला भी वही होगा जो वाटर का होता है, H2O। तो आइस को अगर हम मेल्ट करें, टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, तो वो वाटर बन जाता है, लिक्विड वाटर बन जाता है। लेकिन लिक्विड वाटर का भी फार्मूला वही होता है, H2O। और लिक्विड वाटर को हम फर्दर अगर वापस आइस बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, उसको फ्रीज़ करके। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास पहले सॉलिड आइस था वो लिक्विड वाटर बन गया, और लिक्विड वाटर को फिर से हम आइस बना पा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है किसकी, फिज़िकल चेंज की, क्योंकि यहाँ पे कोई नया सबस्टेंस नहीं बना। आइस और वाटर वन आर सेम सबस्टेंस है, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ है, सेम केमिकल कंपोजिशन, दोनों का फार्मूला H2O है, और इस चेंज को हम रिवर्स आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गई एग्जांपल ऑफ अ फिज़िकल चेंज। दूसरी एग्जांपल पे आते हैं, हम शुगर लेंगे। शुगर का फार्मूला C6H12O6, और उसके बाद उसमें वाटर डाल देंगे जिसका फार्मूला है H2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। शुगर सॉल्यूशन को अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बनी। शुगर सॉल्यूशन के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स या केमिकल कंपोजिशन है वो है C6H12O6 के मॉलिक्यूल्स, और वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं। ये एक मिक्सचर बन गया हमारे पास। अब ये जो हमने शुगर प्लस वाटर को डिज़ोल्व करके शुगर सॉल्यूशन बनाया, इसको हम वापस
कर सकते हैं हम, मतलब हम इसमें से शुगर अलग और वाटर अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप ये प्रोसेस घर में कर सकते हो। आप पहले शुगर को पानी में डिज़ोल्व करो, उसके बाद उसी पानी को क्या करो, हीट करो। हीट करने से क्या होगा, वाटर वेपर बन जाएगा और पीछे जो बचेगा हमारे पास शुगर बचेगा। तो इस तरह से हम शुगर सॉल्यूशन में से शुगर को अलग कर सकते हैं। ऐसे ही साल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे हम, साल्ट प्लस वाटर। जो साल्ट सॉल्यूशन होगा उसको उसके हीट करो, हीट की वजह से जो वाटर होगा उसमें वो वापोराइज हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा और हमारे पास जो साल्ट है वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने देखा कोई नई चीज़ नहीं बनी और जो ओरिजिनल था हमारे पास वो भी हमारे पास वापस आ गया। इसीलिए मैंने 2 एरो से यहाँ पे दिखाया है। इस प्रोसेस को हम 2 एरो से दिखा सकते हैं, मतलब हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड वापस भी आ सकते हैं। इसी का मतलब है कि फिज़िकल चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल होती हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं सच प्रोसेसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ऐसे प्रोसेस या ऐसी चेंजेस, ऐसे बदलाव जहाँ पे कोई नई चीज़ ना बने, इन तरह की चेंजेस को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। जो फिज़िकल चेंज होती है वो रिवर्सिबल होती है। हमारे पास जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है हम वापस वहाँ तक आ सकते हैं। तो ये हो गई फिज़िकल चेंज। अब हम देखेंगे केमिकल चेंजेस की कुछ एग्जांपल। यहाँ पे पहली एग्जांपल मैंने दी है जो है आयरन। आयरन मैंने लिया है जिसका सिंबल है Fe। आयरन एक मेटल है, इसको हम कह सकते हैं ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर आयरन के एटम पाए जाते हैं और उन एटम्स का सिंबल Fe है। तो आयरन का भी सिंबल Fe है क्योंकि इसका पुराना नाम फेरियम था। आयरन मतलब आप समझो कि आयरन की कोई चीज़ है, उसको आप जब बाहर रखते हो जहाँ पे सराउंडिंग में वाटर वेपर्स होंगे, नमी होगी और ऑक्सीजन तो हर वक्त एटमॉस्फेयर में होती ही है। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन की चीज़ जो थी, आयरन का ऑब्जेक्ट था उसकी सरफेस पे कुछ रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर बन गया है जिसको हम रस्ट या जंग कहते हैं। तो उसी रस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3 x टाइम वाटर। ये तो हमने देखा हमारे पास बेसिकली था आयरन, वाटर और ऑक्सीजन। वो तीनों मिक्स होके उन्होंने कुछ नई चीज़ बना ली। न्यू केमिकल सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड हियर विच इज़ कॉल्ड, कॉमन लैंग्वेज में हम रस्ट कहते हैं, वैसे फेरिक ऑक्साइड इसको कहेंगे। तो फेरिक ऑक्साइड आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या हम रस्ट से फिर से आयरन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? कभी नहीं। तो इसी तरह हम, तो ये हो गई एक एग्जांपल केमिकल चेंज की, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते और यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन गया। दूसरी एग्जांपल है कोल। अगर हम एक कोयले का पीस लेते हैं, उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, बर्न करने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई हमने, बर्निंग। तो कोल की बर्निंग से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो हमें मिलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जब भी कार्बन की कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है, मतलब बर्निंग हो जाती है किसी कार्बन के ऑब्जेक्ट की, तो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस हम कोयला नहीं बना सकते, वापस हम ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, मतलब ये एक इरिवर्सिबल चेंज हो गई यहाँ पे, इरिवर्सिबल चेंज। और हमारे पास था कार्बन जिसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑल टुगेदर डिफरेंट है देन कोल या कार्बन से। तो नई चीज़ भी बन गई और हमारे पास ये रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल है। तो ये आ गई एक एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तीसरी एग्जांपल दी है मैंने, हम मिल्क रखते हैं 1-2 घंटे के लिए, अगर हम किसी हाई टेम्परेचर मतलब गर्म जगह पे रखेंगे तो वो दही बन जाता है। मिल्क का अपना टेस्ट होता है स्वीट टेस्ट, जबकि दही सोर टेस्ट। इसका साफ साफ मतलब है कि मिल्क के अंदर कोई नया प्रोडक्ट बन गया जिसका टेस्ट सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट है। तो आपने इसके बाद यहाँ तो हमने देखा नया सब्सटेंस बन गया। उसके बाद हम कभी नहीं देखते हैं दही वापस मिल्क
में चेंज हो गई। ऐसा कभी नहीं देखा होगा, मतलब ये एक इरिवर्सिबल चेंज हो गई। तो ये भी एक एग्जांपल आ गई केमिकल चेंज की। तो हमने एग्जांपल से समझा। अब केमिकल चेंज की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, सच प्रोसेसेस in which original substance lose their nature and the identity and form new chemical substance with different properties are called chemical processes। मतलब ऐसी चेंजेस, ऐसे प्रोसेसेस जहाँ पे कोई नई चीज़ बने और उस नई चीज़ का अपना नेचर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी हो, जो कि ओरिजिनल वाले ऑब्जेक्ट से ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, ऐसी चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस या केमिकल प्रोसेस कहते हैं। और बेस्ट है कि आज के बाद आप केमिकल चेंजेस के लिए ये वर्ड यूज़ करो। केमिकल चेंजेस को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल चेंज आर कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। और ये तो हमें पता ही है, केमिकल रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होती हैं। केमिकल और फिज़िकल चेंजेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बेसिक एग्जांपल यहाँ डायग्रामेटिकली दिखाई है। यहाँ पे हमने आइस लिया है, आइस मेल्ट हो जाता है, तो ये हो गई एक फिज़िकल चेंज। जबकि जब हम कोई लकड़ी या ईंधन जलाते हैं, जो उससे राख या धुआं बनता है, उससे वापस हम ईंधन या लकड़ी नहीं ला सकते। तो ये हो गई एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। तो इससे हमने समझा फिज़िकल और केमिकल चेंज को। ये दो तरह की चेंजेस को समझने के बाद हम समझेंगे टू बेसिक टर्म्स यूज ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज। तो वो है, एक है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझो। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, अभी जब हमने कोई ये वाली एग्जांपल ली थी, जैसे कि मैंने एग्जांपल ली थी कोल ऑन बर्निंग यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल हमारा ओरिजिनल सबस्टेंस था जो हमने लिया था, और हमारे पास आ गया फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल को हम रिएक्टेंट कहेंगे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे हम प्रोडक्ट कहेंगे, जो कि राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं। इसी तरह ऊपर वाली एग्जांपल में आप देख सकते हो आयरन, वाटर, ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई इस टाइम रिएक्टेंट। और ये चीज़ें कंबाइन होके जो हमें फाइनली मिला, तो वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। इसी तरह लास्ट वाली एग्जांपल में मिल्क है हमारा रिएक्टेंट और कर्ड है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होता है ओरिजिनल सबस्टेंस जो हम लेते हैं, और प्रोडक्ट होता है वो सबस्टेंस जो उसके बाद केमिकल प्रोसेस के दौरान बने। तो यहाँ पे एग्जांपल है द केमिकल सबस्टेंस टेकन ओरिजिनली विच मे रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो हम ओरिजिनली लेते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो फाइनली हमें मिलता है किसी केमिकल रिएक्शन के बाद उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg है, उसको मैंने कंबाइन करवाया ऑक्सीजन के साथ जिसका सिंबल O2 है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मुझे एक प्रोडक्ट मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसका फार्मूला है MgO। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में मेरा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये दोनों मेरे रिएक्टेंट हुए, और फाइनली मुझे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको मैं कहूँगी मेरा प्रोडक्ट। अब दूसरी एग्जांपल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक एक एलिमेंट है, इसका सिंबल है Zn। सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है जिसका सिंबल है H2SO4। जब इन दो सबस्टेंस को हम रिएक्ट करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन हो जाती है इनके बीच में, तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट, और हमें साथ में मिलता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन, तो सॉरी मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का फार्मूला गलत लिखा है, यहाँ पे सिर्फ आएगा H2। तो जिंक सल्फेट जिसका फार्मूला है ZnSO4, ये एक कंपाउंड बना यहाँ पे, और हाइड्रोजन एक एलिमेंट मिला मुझे जिसका सिंबल है H2। तो यहाँ पे ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मेरे प्रोडक्ट बन गए, ये है मेरे रिएक्टेंट। तो आई होप आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स को
मतलब इन ये टर्म्स अच्छे से समझ आ गई। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.